अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, कराची टेस्ट में कल हम जब बात कर रहे थे, ये सोचा था कि आज पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम होगी और शुरू में लगा भी ऐसे आज के दिन, लेकिन न्यूजीलैंड ने 10वीं विकेट की शराकत में 104 रन बनाकर इस टेस्ट मैच पर अपनी ग्रिप एक मरतबा फिर मजबूत कर ली और पहली इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम 449 रन बनाकर ऑल आउट हुई। उसके बाद पाकिस्तान के लिए आगाज़ मुश्किल रहा। अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, पेशान मसूद आउट हुए और बाबर आजम के रनआउट ने पाकिस्तान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनफॉर्म इमामुल हक और सऊद शकील ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की बैटिंग को संभाला दिया। खासतौर पर इमामुल हक एक मरतबा फिर 70 रन बना के क्रीज में मौजूद हैं और बाबर आजम के रनआउट के बाद जो उनकी बड़ी शदीद किस्म की गलत फहमी हुई, यकीन तौर पर अब भारी जिम्मेदारी है इमामुल हक पे भी कि वो एक लंबी इनिंग खेलें, चूँकि पाकिस्तान को इस लंबी इनिंग की ज़रूरत भी है। लेकिन आज की जनाब जो हेडलाइन बनी वो मैट हेनरी 68 और एजाज पटेल 35, 104 रन की जनाब पार्टनरशिप करके पाकिस्तान को, या आप रनआउट देख सकते हैं स्क्रीन पर। इमामुल हक जब बाबर आजम की क्या, अगर हम देखने में की बात करें तो कॉल इमाम की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर उसको सही तरह समझ नहीं सके और दोनों के दरमियान शदीद किस्म की गलत फहमी हुई। आपके सामने मंजर है बाबर आजम के रनआउट होने का और बड़ी आसानी से 3 रन कंप्लीट होने थे, लेकिन आप देखें कि दोनों खिलाड़ियों के दरमियान गलत फहमी और उसके बाद ब्लेम गेम भी हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों परेशान भी हैं। देखिए रनआउट इस टेस्ट मैच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त बड़ी गलती बन सकता है। लेकिन जनाब उसके बाद अच्छी बात यह कि विकेट नहीं गिरी और 144 रन हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। सूरत बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट जर्नलिस्ट सलान शराजी। बात करते हैं कराची टेस्ट जिसका दूसरा रोज, तो पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले 3 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बना लिए हैं। और आज जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच का दूसरा दिन शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने 9वीं विकेट हासिल कर ली 345 रन पर, 306 रन 9 खिलाड़ी आउट पर। मुनीर साहब, इनिंग का आगाज़ हुआ 345 पर 9 आउट, तो हमने सोचा कि एक अच्छी हमें जो है ना वो स्टार्ट मिल गया, 350 पे ऑल आउट करके जल्दी से अच्छी बैटिंग करें। लेकिन 104 रन की 10 विकेट की शराकत पाकिस्तान को बहुत ही महंगी पड़ी। देखिए बहुत महंगी इस लिहाज से पड़ी कि दोनों खिलाड़ियों ने अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर किया। लास्ट टेस्ट में ईश सूदी ने किया था। हाँ, और लास्ट में ईश सूदी ने किया था। यहाँ इन दोनों ने अपने करियर का हाई स्कोर बनाया। 104 पाकिस्तान को आगे जाकर बहुत महंगे पड़ेंगे, ये हमें अंदाज़ा हो गया। बिल्कुल गफ्फार, एक चीज़ समझने की है कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। आपने पूरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देखी, आपने इंग्लैंड की सीरीज़ देखी है, न्यूजीलैंड का ये 2 टेस्ट हम देख रहे हैं। कहीं पे आपको पाकिस्तानी टीम फ्रंट फुट पर नजर आई है, हर जगह बैक फुट पर। हम मैच ड्रॉ करके बड़ी खुशी लगता ही नहीं है कि हम अपनी होम सीरीज नहीं लग रहा है ना, कहीं से नहीं लग रहा है। आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने कराची टेस्ट ड्रॉ किया था, बाबर आजम ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, बड़े खुश थे मैच ड्रॉ करके। यहाँ मैच ड्रॉ करके न्यूजीलैंड से हम खुश हो रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी होम सीरीज़ में खेल रहे हैं या क्या है। अब आज देखें, आपको फिर बैकफुट पर होना पड़ा है। ये डेड स्लो हो गए हैं दोनों, तो थोड़ी सी विकेट रुक गई है, लेकिन ये हल नहीं है। गफ्फार, टेस्ट क्रिकेट का ये हल नहीं है कि आप इस तरह से हर दफ़ा बैकफुट पर, हर दफ़ा टीम आपके बैकफुट पूरी लगातार 7वां टेस्ट है, बल्कि 3-3-6-2 8वां टेस्ट है और आप लगातार जो है वो बैकफुट पर आपकी टीम आ रही है। तो ये सोचने की बात होगी, आपकी बॉलिंग सही नहीं है, मान लिया आपकी बैटिंग तो ठीक थी, आपकी बैटिंग को क्या हो गया अचानक से। और जिस तरह से ये रनआउट हुआ है इमामुल हक पर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि कप्तान है, जाहिर है बाबर आजम बड़े खिलाड़ी हैं, ये अगर इस तरफ आ जाते तो शायद विकेट या तो बच जाती है या नहीं होती। लेकिन अगर बाबर आजम दौड़ गए थे तो इमामुल हक को भी अपनी कोशिश करनी चाहिए तीसरा रन लेने की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की, जिस पर बहरहाल एज ए व्यूवर और मुझे अफसोस है। अब खेल जाते हैं इमामुल हक, अच्छी बड़ी इनिंग्स तो एक अलग बात है, लेकिन बाबर आजम के आउट होने से आपको पता है कि बैकबोन है पूरी पाकिस्तानी टीम पर, उसका असर पड़ता है। जब वो आउट हुए थे तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई। अभी तक वो प्रेशर चल रहा है। अब आप कितने रन बना पाते हैं ये देखना होगा। अगर वो 100 रन की लीड या 104 रन जो 10th विकेट पर बने, ये अगर वो लीड ले लेते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं, चूँकि अगर हम देखें तो मीर हमजा के 21 ओवर में 72 रन हैं। नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 71 रन देके 3 विकेटें ली, रन रेट भी बहुत काबू में रखा 3 से कम का। लेकिन हसन अली के अगेन 23 ओवर में 72 रन, कोई विकेट नहीं। अबरार अहमद के 4 विकेटों में 149 रन दे दिए। आगा सलमान ने कल सरप्राइज़ किया था, 75 रन देके 3 विकेटें हासिल की। लेकिन नसीम शाह ने तो अपना काम किया आज भी। उसके बाद देखिए मीर हमजा, जिनके ऊपर हमने सबने बहुत बात की थी, बट जहाँ अगर नसीम शाह 3 विकेटें ले रहे हैं या जहाँ अगर हम देखें तो मतलब दोनों ने विकेट नहीं लिए, हसन अली ने ली, तो गलत सिलेक्शन होगी सर क्या कि हमने 3 फास्ट बॉलर खिला दिया विकेट पर। इसके बारे में 1-2 रोज़ पहले से जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था ना कि ग्रास छुड़ी गई है और लाइवली पिच है और ये है, तो हमने उस पिच को गलत रीड कर लिया
जो गैर मुल्की टीम है उसने सही रेट किया, उसने अपने तीनों स्पिनर्स खिलाए जो पिछले मैच में खिलाए थे। हमने एक स्पिनर कम करके मुझे हसन अली को ले लिया, मेरा ख्याल गलत डिसीजन है, बिकॉज कि जो भी टीम अब चौथी बैटिंग करेगी उसको आपको पता है कि और मुश्किल हो सकती है, स्पिनर्स और अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के भी 3 नसीम शाह को मिली है, लेकिन बकिया 7 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं, 4 विकेटें अबरार ने और 3 विकेटें सलमान अली आगर ने। तो ये सिलेक्शन गलत हो गई है। असल में बात ये है कि मैं हमेशा से ये देखता हूँ, बरमला कह रहा हूँ कि हसन अली से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं या पता नहीं बहुत ज़्यादा उनसे अटैचमेंट है बाबर का, कि वो कोशिश करते हैं किसी तरह हसन अली को खिलाया जाए। टेस्ट में परफॉर्मेंस उनकी इतनी बुरी नहीं थी, आपकी बात सही है, लेकिन ये विकेट और ख़ुद उनका जो है वो सबसे सीनियर बॉलर है ना, उनको तो कुछ ऐसा विकेट लेना। फिर मीर हमजा के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने भी लास्ट टेस्ट में कोई विकेट नहीं ली, यहाँ भी विकेट नहीं ली। तो टेस्ट मैच में आप खेलते इसलिए हैं कि आपको विकेट लेनी है। अगर आप गुड इनफ नहीं है कि सिर्फ रन रोकने, तो मेरा नहीं ख्याल से टीम का कोई भला होगा। अरसलान शराजी ने हमें ज्वाइन किए हैं, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरसलान, अगेन जैसे मुनीर साहब फरमा रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस हम हारे, ऑस्ट्रेलिया से हम 1 मैच हारे, 2 ड्रॉ किए, यहाँ पे एक मैच फिर ड्रॉ किया। हमने 8 में से कोई मैच अब तक अपने होम ग्राउंड पे नहीं जीता है। जबकि बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को देखें, भारत को देखें, मैं तो बाहर की टीमों की बात ही नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तो चांस ही नहीं देते एशियन टीमों को। हम तो नॉन एशियन टीमों को भी अब तक हरा नहीं पाए हैं। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। तो देखें गफार, मुनीर साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चीज़ें यानी किस साइड पे जा रही हैं। आप ये देख लें कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन क्रिकेट हिस्ट्री, जो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री है, वाइट वॉश हुआ अपने होम ग्राउंड पे। और अभी भी आप देख लें कि जिस हालात में है आज, हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट सना मीर से बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि लग रहा है कि पाकिस्तान मैच हार जाएगा और फॉलो ऑन का भी खतरा है। तो हम किस साइड पे जा रहे हैं। पिच हमने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात कही कि वो इतनी दूर से आके उन्होंने अच्छी पिच रीड कर ली और हमने अच्छी पिच रीड नहीं की। आप मीर हमजा की बात कर रहे थे, मीर हमजा कब तक हम सोशल मीडिया के प्रेशर में लोगों को खिलाते रहेंगे, जब तक हम राइट पर्सन फॉर राइट जॉब और जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पे प्लेयर्स को नहीं लेके आएंगे, तब तक ये मसाइल चलते रहेंगे। थोड़ा सा मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। सोशल मीडिया का प्रेशर तो होता है, वो मोइन यूनुस खान ने भी इसकी निशानदेही की थी, लेकिन बड़े आउट किए हैं 380। अगर हम थोड़ा सा अपने प्लेयर्स को भी एडवांटेज दें कि हमने, ठीक है फास्ट बॉलर के लिए तो विकेटें नहीं बना सकते हैं पाकिस्तान में, बट हमने स्पिनर्स के लिए भी अच्छी विकेटें नहीं बनाई। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के कोच ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट में अच्छी विकेट हो, यानी कि जहाँ थोड़ी सी मदद मिले, उस लिहाज से मदद तो मौजूद है। लेकिन अरसलान, अगर हम, ठीक है मैं आपकी उस बात से एग्री कर रहा हूँ, ओवरऑल चीज़ें सारी तरफ ख़राब हैं, बट हम ना सिलेक्शन ठीक कर पा रहे हैं, ना हमसे पिचेस ठीक बन पा रही हैं, हम 11 में ब्लंडर कर रहे हैं। एक टेस्ट ऐसा नहीं है अरसलान पिछले 8 सीज़न में जो हमने जो 8 टेस्ट मैच खेले हैं, कभी हम 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो कभी 3 स्पिनर खिलाते हैं, कभी हमारा ऑलराउंडर होता है तो उससे बॉलिंग नहीं कराते। आगा सलमान से बॉलिंग कल करवाई है, 3 टेस्ट मैच में बॉलिंग नहीं कराई। तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। देखिए आवा का आवा अपनी जगह पे बिगड़ा हुआ है। जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपने खुद अपने सवाल में कहा कि हम कभी 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाते हैं, कभी 3 स्पिन के साथ चले जाते हैं, तो आप देखें ना, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने करना क्या है, हमारी गेम प्लान क्या है, हमारे प्लेयर्स कौन से हैं। हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना हो तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे कौन सी 11 होगी। अभी अगर हम यानी अपने वनडे की बात करें तो वनडे में आपने 2 दर्जन प्लेयर्स रख लिए हैं, जिसने जो कहा उसने को आपने प्रॉब्लम्स में रख लिया, तो आपको पता ही नहीं है कि आपके फाइनल 15 कौन होंगे। सलाह ने बिल्कुल ठीक बात की। 21 खिलाड़ी पहले अनाउंस हुए, बिल्कुल सबने शो मचाई जी। फखर जमान की 45 की एवरेज है, 93 का स्ट्राइक रेट है, वो कैसे ड्रॉप हो सकते हैं। अगले दिन फ़खर जमान भी आ गए। अब फिर लोगों ने शो मचाया कि इफ्तिखार अहमद कहाँ हैं, खुशदिल कहाँ हैं, आसिफ अली भी नहीं हैं, ठीक है आपके जो और आपके पास ऑप्शन हैं, खुशदिल शाह नहीं है, तो फिर हारिस सुहेल भी आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद शोर मचा जी वो शाहीन और नसीम को इंजरी होगी तो क्या होगा, तो फिर वो मोहम्मद हसनैन भी आ गए। 24 सॉरी माफ कीजिएगा, कितने नाम हो गए कि याद करना मुश्किल हो गया। रह कौन गया सर? उमर अकमर रह गए, वहाब रियाज रह गए, और इसी तरह अमाद भट्ट। मजे की बात यह है, बल्कि ये तकलीफ दे बात है प्लेयर्स के लिए मैं अगर बात करूं, अमाद भट्ट कल हुए प्लेयर भी टूर्नामेंट, सर आप इससे डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराते हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूँ 16 में लाएं, लेकिन जब आप 24 अनाउंस करते हैं तो आपके टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर अमाद भट्ट उस 24 में नहीं है, आपका जो बेस्ट विकेट कीपर हसीब है वो 24 में नहीं है, उसको सिर्फ टेस्ट के साथ रखा हुआ है। आपको जो बेस्ट स्पिनर है उसामा मीर, जिसकी स्पिनर से काल पड़ी हुई है, यासिर शाह को तो हमने कहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए सकता है, म्यूजियम में कहीं रखा हुआ है, और उसामा मीर जो बेस्ट वनडे बॉलर है वो 24 में भी नहीं है। हम कर क्या रहे हैं? देखिए गफ़ार, इसको समझने की ज़रूरत है। आपने 8 टेस्ट मैचेस की बात की जो हमने होम ग्राउंड पर खेले,
पिछले साल पूरा साल गुजर गया, आप एक भी टेस्ट नहीं जीत सके। नया साल शुरू हुआ, हम समझ रहे थे कि शायद आप उसमें कुछ करेंगे। सिलेक्शन में आप जितने खिलाड़ियों को लेने हैं, अभी तो शॉर्टकट में 15 लेने हैं, लेकिन यंगस्टर जो 16, लेकिन जो भी आप 16 रुकनी टीम होती है उसमें एटलीस्ट उन प्लेयर्स को ज़रूर शामिल किया जाता है जिनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस होती है। आपकी बात से 100% इत्तेफाक है कि वो फिर कहाँ पे उस कारकर्दगी अमाद भट्ट जो काउंटी जाके खेले, उसामा मीर बिग बैश खेले, हसीबुल्लाह चमन का खिलाड़ी है अफगानिस्तान सॉरी बलूचिस्तान से अल्लाह करके हमें प्लेयर मिला है, उसको भी हम शामिल नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले कई सीजन से जी, हसीबुल्लाह तीनों फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट बहुत अच्छे विकेट कीपर। जनाब नया साल है, हम तो चाहते हैं कि पॉजिटिव बात करें, लेकिन पिछला साल जिस तरह गुजरा, अरसलान शादी के बाद दोबारा चलते हैं। अरसलान, हमने टेस्ट मैच नहीं जीता, हमारी लिमिटेड ओवर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमने एशिया कप का फाइनल खेला, हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उसमें नीदरलैंड की कुछ हमारी मदद भी शामिल थी, लेकिन चलिए बाकी टीमों का ये कसूर नहीं है कि उनको भी वो हमसे अच्छा खेल सकते थे। लेकिन ये टेस्ट टीम की अगर हम बुनियादी तौर पर जायज़ा लें, सिर्फ कराची टेस्ट का नहीं, क्योंकि ये तो फिर मेरे ख्याल में एक मसले का हल तो हो जाएगा कि कराची टेस्ट में क्या हुआ, लेकिन ये ओवरऑल जो हो रहा है, आपके ख्याल में क्या वजह है कि हम किसी टेस्ट में भी जीत की पोजीशन में भी नहीं आ पाते? दूसरी टीमें अगर डिक्लेरेशन करती हैं तो फिर हमें चांस मिलता है, हमने कोई अच्छी ग्रेड नहीं खेली है टेस्ट मैच में अब तक। खूबसूरत बात कही आपने, जो लिमिटेड ओवर की बात कही है ना, तो उसमें भी मैं यही कहूंगा कि दूसरी टीमें अच्छा खेलती हैं और उसके बाद हमें मौका मिलता है कि हम फाइनल खेल लें, और फिर फाइनल में जब हमने खेलना होता है तो फिर हम बुरा ही खेलते हैं और फाइनल हार जाते हैं। आप एशिया कप की बात करें, आप T20 वर्ल्ड कप की बात करें, हम तो दूसरों के हारने और जीतने की वजह से फाइनल में पहुंचे थे, और फाइनल में हमने जाके क्या किया वो आपके सामने है। फिर आप अगर टेस्ट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे पास जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जब तक प्लेयर पावर जो अभी हमारे सामने आ रही है वो खत्म नहीं होगी, दोस्ती यारियां चलती रहेंगी। आप PSL की बात करें, आप पाकिस्तान नेशनल टीम की बात करें, जो आपके दोस्त हैं वो आपकी टीमों में है, और जो आपके दोस्त नहीं है लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आप चल रहे हैं, तो टीम का यही हाल होगा जो आजकल है। ठीक है, अगेन पुराने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारी जो पुरानी सिलेक्शन कमेटी थी, अब वो तो जा चुके हैं, उनको निकाला गया, जो भी हुआ सब कुछ, लेकिन सर मैं तो अब तक हैरान हूँ, कितनी अचंभे की बात है, हैरानगी की बात है। पता नहीं बाद में कभी दोबारा याद करेंगे तो बोलेंगे कि हमने किया क्या है। 8 टेस्ट मैचेस है ना सर आपके होम सीरीज के, 3 ऑस्ट्रेलिया, 3 इंग्लैंड, 2 न्यूजीलैंड। बिल्कुल। कैन एनीवन बिलीव कि यासिर शाह, चाहे उसकी जैसी फॉर्म थी, जैसी फिटनेस थी, उसका एक नाम है, उसकी परफॉर्मेंस है, क्या जो आपके जाहिद अहमद खेलते रहे, नुमान कभी आ रहे हैं, अबरार ने अपने आप को प्रूव किया और वो भी परफॉर्म करके आए, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। 8 में से कोई एक मैच भी यासिर शाह ना खेलें, ये समझ में आने वाली बात है सर? नहीं देखिए, खेलना तो दूर की चीज़ है, उनको तो स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया। हमने शेन वॉर्न ढूंढ लिया सर, कोई मुरलीधरन ढूंढ लिया है, बस यही आप समझ लें। इनका जिसको हटा देते हैं उसको हटा देते हैं। अभी ये बात कर रहे थे ना आप और सलान के, हम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, हम ODI वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल, एशिया कप के फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में आप ज़रूर पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचने की जब आप फाइनल में जगह बना गए थे, उसके बाद अब लगातार 2 मैच हारे श्रीलंका की कमज़ोर टीम से, वहाँ आपको पता चल गया था कि कितनी वर्थ है। उसके बाद फाइनल में अगर नीदरलैंड नहीं पहुंचाती तो हम नहीं पहुंच सकते थे। ये ज़रूर है कि और टीमें नहीं पहुंच सकी, आप फाइनल में पहुंच गए, लेकिन फाइनल भी बिल्कुल वन साइडेड हो गया था। तो पाकिस्तान को बहुत सारी खामियां हैं कि जिनको सोचना होगा। यह और बात है कि 2 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छुप गई थी। टेस्ट क्रिकेट में जैसी टेस्ट मैच शुरू हुआ, सारी चीज़ें इनकी खुल गई हैं। कहीं पे कहीं कोई टेस्ट टीम नज़र नहीं आ रही है आपको। आपके जब पहला टेस्ट मैच खेला गया अगेंस्ट ने, तो 3 बॉलर जो हैं, 3 में से 2 बॉलर आपके डेब्यू कर रहे हैं, और 4 डेब्यू किए थे, 3 फास्ट बॉलर थे, उसमें फास्ट बॉलर डेब्यू कर रहे हैं ना, जिन्होंने कभी नहीं खेला था। मोहम्मद अली, हारिस, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि हम जाहिद अहमद, तो ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? इसका मुर्देजाम किसको ठहराएं? पिछले साल टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का सबसे कामयाब बॉलर कौन था? अबरार अहमद, 3 टेस्ट 27 विकेट, सबसे कामयाब बॉलर 2022 के पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस में। अब इससे लेकिन सर हम तो बम्पर सीजन मुनीर साहब करते रहे, चाहे वो वसीम खान साहब थे, एहसान मानी साहब थे या रमीज राजा साहब थे, बोर्ड की प्रेस रिलीज पढ़े, बम्पर सीजन जी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आया बहुत अरसे बाद, कैसी विकेटें बनाई आपने? इंग्लैंड आया, कैसी विकेटें बनाई? न्यूजीलैंड आया, लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी को याद नहीं था कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में कोई पूछे कि आपने 3 डेब्यू कैसे कराए। आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि आप सीजन से पहले, आपको याद होगा पाकिस्तान में श्रीलंका आया, साउथ अफ्रीका आया, फिर आपने बांग्लादेश में आके मैचेस खेले, आप वेस्ट इंडीज में खेल कर आए,
आपको अपने होम सीरीज सीजन की जीरो जो परफॉर्मेंस है, नहीं बिल्कुल नहीं कोई है। तैयारी देखिए, नहीं थी इसकी। वेस्ट इंडीज की कमजोर टीम, आप वहाँ टेस्ट मैच हार गए। श्रीलंका की कमजोर टीम, वहाँ पे एक टेस्ट मैच जीते, लेकिन एक टेस्ट मैच आप 250 रन के मार्जिन से हार गए थे। उसके बाद ये जो आपका होम सीरीज शुरू हुई, इतना बड़ा सीजन इस तरह से कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में कि इतनी बड़ी टीमें लगातार आपके पास आ रही हैं, आपको पूरी सीरीज मिल रही है। वहाँ तो आपकी तैयारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए थी ना, किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब बस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी किसी चिड़िया का नाम है सर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तो शुरू में गफार मैंने आपको कहा था कि सबसे अच्छा चांस पाकिस्तान के पास था। उसकी अवे सीरीज आसान टीमों से थी, होम सीरीज उसकी हमें 3 मिल गई, हमें ये 3 मिली। हम सीरीज जीतने दूर की चीज, हम एक मैच भी नहीं जीत सके, तो उसकी तो बात ही छोड़ सही बात है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो जैसे अरसलान ऐसे लगता है जैसे हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है, ना लास्ट टाइम कुछ किया ना आप हमें कोई परवाह थी। दूसरा अरसलान आपसे सवाल, आपने तो पिंडी में सारे मैचेस कवर किए, साउथ अफ्रीका को हम हराते हैं जिसमें हसन अली की 10 विकेटें होती हैं, अच्छी खासी विकेट है, हमने साउथ अफ्रीका से डरे नहीं। लेकिन बाद में हमने ऐसी पिचेस बनाई कि 2 मरतबा, अरसलान आपका ताल्लुक तो खुद पिंडी इस्लामाबाद से, तो आपको तो बड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा, दुख भी हो रहा होगा कि वहाँ के फैंस को कि आपके ग्राउंड को 2 मरतबा बिलो एवरेज करार दिया गया। ये डर खौफ किस बात का है? मुनीर भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि पिचेस कैसी बनाई, तो इसमें जब आप वन मैन शो कर देते हैं, एक बंदे को बहुत ज्यादा पावर्स दे देते हैं, तो यही होता है। मैं आपको अपने जराये से ये बात कंफर्म कर रहा हूँ कि जो अभी ये डीमेरिट पॉइंट मिला हमें इंग्लैंड के खिलाफ पिंडी टेस्ट में, उसमें हमारे कैप्टन ने जाके कहा वहां के क्रिकेटर से कि मुझे उस पर कोई घास नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्लैट पिच मुझे चाहिए। तो जब आपका कैप्टन ये जाके कहेगा तो उसके बाद आपको कैसी पिच मिलेगी? या तो आप उन पे छोड़ देंगे कैसी पिच बनेगी, या आप खुद बनवा रहे हैं। जब आप खुद बनवा रहे हैं तो फिर उसकी जो भी उसका रिजल्ट है वो आपके जिम्मे है। तो मेरे ख्याल में ये हमारा मैं अगर स्पेसिफिक पिंडी की बात करूं और इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच की बात करूं, तो हमारा कैप्टन उसका सोरली एक बंदा जिम्मेदार है और वो बाबर आजम है। ठीक है, तो जरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे तो हम बात कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी तब्दीलियां कर रहे हैं। पीसीबी का जो आइन है 2014 उसकी मुकम्मल बहाली हो गई है। इसी तरह 2019 के तहत जो एसोसिएशन का कायम की गई थी, ना सिर्फ वो ख़त्म कर दी गई बल्कि उनके एसोसिएशन को भी आज फारिग कर दिया गया है। तमाम सिटी कोचेस को भी 1 माह की तनख्वाह देकर फिलवक्त फारिग कर दिया गया है। 6 सूबाई एसोसिएशन के भारी जो तनख्वाहें लेने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो भी घर चले गए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो आपके जितने भी पूरा का पूरा रिवैम्प है मुनीर साहब वो हो गया है। अब लास्ट ईयर आपने कहा था तमाम डिपार्टमेंट्स को जाके जी हम बंद कर दें, हम नहीं खेल सकते। अब आप कह रहे हैं जी हम दोबारा आ जाएं, हमें कर वो आइन रजिस्टर हो गया, अब डिपार्टमेंट एसोसिएशन सर्विसेज सब खेल सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो इतनी बड़ी आपने एक्सरसाइज की, पूरा का पूरा एक सेटअप बना, तनख्वाहें बढ़ी, 90 सिटी क्रिकेट एसोसिएशन बनी, फिर एक पूरा सिस्टम वो पूरा का पूरा रातों रात अब बंद हो गया। अब ये बहस तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, पहले आप बता दें मुनीर साहब, फिर शराजी बता देंगे, बट कंटिन्यूटी कब आएगी पाकिस्तान क्रिकेट में? नहीं आएगी ना। पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर चीज़ें होंगी तो कभी नहीं आएगी। अब किसी ने मुझे कहा कि क्रिकेट बोर्ड में वेलकम टू पुराना पाकिस्तान हो गया है जी, सारी चीज़ें वही हो रही हैं जो पहले थी। ठीक है, अब आप नजम सेठी आए हैं तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। नजम सेठी जो थोड़ा टाइम लगा आने में, उनका यही था कि पहले आइन चेंज करो, सारी चीज़ें करने के बाद। लेकिन सर मेरा एक सवाल है इसमें करता कलामी कि ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान साहब के अलावा वो ये बात बोलता ना कि वो रीजन्स लेकर आए, तो मैं शायद बोलता ये बहुत ही अजीब फैसला है। लेकिन देखिए वो चूँकि इतने बड़े क्रिकेट लेजेंड हैं, उनको ये हक था। नजम सेठी साहब ने भी ये कह के अपने आप को स्टेप डाउन किया था कि उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब्दुल हफीज़ कारदार से ये मामला शुरू हुआ, पूरी दुनिया ने हमें फॉलो किया कि डिपार्टमेंट में स्पॉन्सरशिप ला के आप कितना स्मार्टली पैसा रन कर सकते हैं। आप खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, आपको पता है कि पैसा लाना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, और वो पैसा हमारे पास था। हमने खुदाफिज कहा, क्रिकेटर और बहुत सारे लोग तो खुश हैं ऐसे इसकी बहाली से, क्योंकि इकबाल कासिम साहब की मिसाल आपके सामने है। खुद नदीम खान साहब जो पीसीबी में डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है, वो पूरी ज़िंदगी डिपार्टमेंट के साथ रहे हैं, और बहुत सारे और लोग भी। सो उसमें कैरियर तो है, लेकिन सिर्फ बाद में करूँ कि अगले साल गवर्नमेंट इलेक्शन है, फिर क्या होगा? नहीं, यू नेवर नो। इस पोस्ट के लिए तो आप बिल्कुल तैयार हैं कि फिर दोबारा होगा तो दोबारा क्या होगा। अभी तो फिलहाल जो प्रेजेंट सेटअप है इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, ऊपर इमरान खान साहब ने अपने तौर से जो किया था, उनकी शुरू से फायदा हुआ सर उस सिस्टम से हमें? मेरा ख्याल है इतना फायदा नहीं हो सका। हमें बैकअप प्लेयर्स मिले वनडे के टेस्ट नहीं, के? अभी कोई ऐसा नहीं हो सका जो हम सोच रहे थे। बिकॉज देखो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर है, 4 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर 23 करोड़ की आबादी होने वाली है, तो वो एक डिफरेंस तो बहरहाल अपनी जगह रहता है।
दूसरी ये कि जहाँ इमरान खान साहब थे वहाँ जावेद मियांदाद जैसे क्रिकेटर, बड़े क्रिकेटर, नुस्खान साहब ने मुखालफत की थी जी हाँ। क्योंकि डिपार्टमेंट से खेले हफीज हुए ने, अजहर ने, सबने, बल्कि इन लोगों ने जाके तो प्राइम मिनिस्टर के सामने बताया अब जाता है कि आपको बात पता की थी, है उसकी कि वजह से फिर बाहर हुए ये लोग। फिर ये बाहर हुए। हफीज को, हफीज खास तौर कैप्टनसी से चली गई अजहर अली की। जी, अजहर अली की कैप्टनसी गई, यानी ज़रा सा बात को खोलना भी ये था। वो चीज़ें अपनी जगह, डिपार्टमेंट क्रिकेट तो हम सब चाहते थे कि बाहर रहे ना, लोगों का रोजगार था। अभी तो आपके 191 है ना, उस वक्त तो बहुत सारे थे जो उनके साथ खेल रहे थे, सब कर रहे थे। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, जैसे जो प्लेयर्स थे उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई, चीज़ें कोशिश की, लेकिन कोई रिजल्ट ऐसा सामने आता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। जो रमीज़ राजा कह रहे हैं कि जी मेरे प्लान में ये था, वो सब चीज़ें थी। हमने तो जो टैलेंट हमें मिला है मोस्टली पीएसएल से मिला है। पीएसएल से तो मिलता ही है, हमेशा मिला है। पीएसएल से तो हमेशा आपको टैलेंट मिलेगा। जो डोमेस्टिक से आपको जो मिले हैं ना प्लेयर, नोमान का आ गए क्रिकेट खेल लिया। इस तरह हमने जो दूसरे स्पिनर साजिद खान, उनको हमने देखा। एक दो और प्लेयर्स की भी एंट्री हुई है, कामरान गुलाम, ये वो सब डोमेस्टिक से आ रहे हैं, लेकिन वो तो आपको वैसे भी मिल जाते। ठीक है। डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपकी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप जनरल एक व्यू लेते हैं लोगों का, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। अब वो हो रहा है तो अब उसको देखते हैं। अरसन आपकी क्या राय है? चूंकि पाकिस्तान जूनियर लीग को बंद कर दिया गया, ये करब लगा, अभी क्रिकेट बोर्ड अपना दुश्मन या मुझे खुद दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रहा कौन सही कौन गलत, खुद हम एक चीज़ शुरू करते हैं, फिर हमारा ही क्रिकेट बोर्ड का दूसरा बंदा आके बोलता है गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कौन सही गलत, आप एक्सपर्ट हैं दोनों, आप अपनी राय दे दें। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि कंटिन्यूटी नहीं होगी तो ये क्रिकेट कभी भी उस तरह नहीं बन पाएगी जो हम सोचते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की तरह इवन भारत का थोड़ा सा भी बुरा फेस कर रहा है, लेकिन वहाँ भी बड़ी मजबूत है, वहाँ के जो एसोसिएशन हैं, और बड़ा जो ना एक स्ट्रिक्ट तरीके से मामला चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो अब हम लोगों को समझ नहीं आती है। असरान आपको याद होगा, हम हंसते भी थे कि समझ नहीं आता एक साल कायदान ट्रॉफी 16 टीमें खेलेंगी, 12 खेलेंगी कि 6 खेलेंगी, और अब तो हमें डिपार्टमेंट के नाम याद करने पड़ेंगे, रीजन्स अब भूलने पड़ेंगे। ये हो क्या रहा है? देखिए गफार, ये पहली बात है कि जिसपे मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। कि आप कोई भी जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, बट बात तो वही है ना कि क्रिकेट बोर्ड करता है। हम इसका हल क्या है मुनीर साहब? मतलब कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग मिलके बैठ जाएं, एक फैसला ले लें, चले मैं कहता हूँ इधर ना उधर, रीजन और डिपार्टमेंट दोनों ही चला लें, बट एक चीज़ तो चलने दें। नहीं हो सकता है ना, दोनों को मिला के आप कैसे बैठ सकते हैं? आपने अपने पॉलिटिकल सर रातों रात आइन तो तब्दील हो सकता है, नहीं, रातों रात आइन तब्दील कंसेंसस नहीं हो सकता किसी बात नहीं हो पे, सकता हम ना। बैठ नहीं सकते। भाई कहाँ आपको कहीं नज़र आ रहा है पॉलिटिकल में, कहीं पे कंसेंसस वाली चीज़ नज़र आ रही है? कहीं कोई है, कहीं कोई, ये चीज़ आपको क्रिकेट बोर्ड में मिलेगी। और अगर कोई हुकूमत चेंज होती है, अगर अगस्त में इलेक्शन होते हैं और कोई दूसरी हुकूमत आती है, तो वो क्रिकेट बोर्ड उन्हीं का आएगा, फिर वो सारी चीज़ें चेंज करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अरसलान ने ज्वाइन किया, अरसलान अपना पॉइंट कंप्लीट करने पे मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। जी अरसलान। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करने वाले बहुत ज्यादा है। अगर मैं पीजीएल की बात करूँ, बंद कर दी गई, 1 अरब रुपया उस पर खर्चा, यानी वो नुकसान हुआ, लेकिन उसी के प्लेयर अभी अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने उठा के आपके नेशनल स्क्वाड के साथ लगा दिए, उसमें से 2-3 प्लेयर। इसी तरह अगर आप बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट की, कोई भी यानी जो वो एक रीजन वाला लाया गया था, कोई भी सेटअप लाया जाता है तो 5 से 6 साल उसे देने चाहिए। तनावर दरख्त बनेगा तो उसमें से प्लेयर्स आपके लिए निकलेंगे। आपने बड़ा जल्दी वो भी खत्म कर दिया, अब आप फिर पुराने सिस्टम की तरफ आ गए, तो कोई समझ नहीं आती, डायरेक्शन लेस है। हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमने करना क्या है। जनाब एक टॉपिक ऐसा जिसमें जब बात करते हैं ना तो बस वो विन विन सिचुएशन है, वो है पाकिस्तान सुपर लीग। उसका आगाज कब होना है ये भी नहीं पता, बाय द वे शेड्यूल अब तक नहीं आया, लेकिन जो आखिरी प्रेस रिलीज थी बोर्ड की उसमें 13 फरवरी से 19 मार्च तक डेट मेंशन थी। अभी कोयटा को शामिल होना है नहीं होना, आई विश के अल्लाह करे हो जाए। इसी तरह पेशावर में मैचेस भी होने चाहिए, लेकिन जनाब आज एक मरतबा फिर पहले शुरुआत की है पेशावर ज़ल्मी ने, और अपनी जो किट्स हैं PSL 8 की उनको रिवील किया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के भी कप्तान हैं, और आप देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त और फैशनेबल स्टाइल में बाबर आजम ने जो है वो इस किट की रुनमाई की है। ये है जनाब पेशावर ज़ल्मी का वो ऑफिशियल येलो कलर जो आप बाबर ने बीच में अपनी वीडियो में देखा। साथ 2 और किट्स भी जो है रिवील की गई हैं। एक अल्टरनेट किट है जनाब, और दूसरी जो है वो इनकी ट्रेनिंग किट है। और पेशावर ज़ल्मी ने एक मरतबा फिर अपने जो एक मुनफरिद स्टाइल है, फैशन, म्यूज़िक, अच्छी प्रोडक्शन, ब्रांड वैल्यू, और उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी ब्रांड भी लॉन्च की हुई है ज़ल्मी वार्डरोब के नाम से। ये जनाब आपके सामने तीनों किट्स मौजूद हैं। सो मुनीर साहब से बात करते हैं। मुनीर भाई, डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़, जैसे मैंने कहा कि शेड्यूल तब तक नहीं आया क्योंकि बोर्ड तब्दील हो गया, तो शेड्यूल भी बीच में रह गए। तो बहरहाल वो अब क्या क्या हम बात करें, ऐसे लगता है सारी चीज़ों पे इंतज़ार ही करना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पर जब फ्रेंचाइजीज अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं, फैंस बड़े अट्रैक्ट होते हैं,
एंड आई थिंक दैट टाइम पेशावर ज़ल्मी लेड बाय बाबर आजम, उनकी मार्केटिंग, उनकी ब्रांड अपीयरेंस में भी वो शरीक हो रहे हैं। सो एक अलग ही शनाख्त जो है वो बाबर आजम की वजह से पेशावर ज़ल्मी की और उभर के सामने आ रही है। नो डाउट यार, पेशावर ज़ल्मी वैसे ही बड़ी मकबूल फ्रेंचाइज है, और अब जब बाबर आजम कप्तान बन गए हैं, किट भी मैंने देखा बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, तो एक डिफरेंट तरीके से एक अप्रोच है, और बड़ी अच्छी अप्रोच हमेशा जावेद आफरीदी साहब की रहती है। जब भी हमने देखा PSL में पेशावर ज़ल्मी को, तो पेशावर ज़ल्मी की कोई ना कोई चीज़ जिद्दत उनकी रहती है, चाहे वो डैरेन सैमी के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो एक अच्छा लगता है। और पहली दफ़ा पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करेंगे बाबर आजम, तो ये भी देखना होगा कि उससे कितना फ़र्क पड़ता है। आपको मोहम्मद पता है कि अकरम चूँकि पहले दिन से इनके साथ हैं, हमने देखा कि इस टीम की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, साथ के साथ प्लेऑफ खेले हुए हैं। डैरेन सैमी जितने अच्छे T20 माइंड के कैप्टन हैं, 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन, आई थिंक ये बड़ा एक्साइटिंग होगा। और जैसा कि बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि मोहम्मद अकरम और डैरेन सैमी के साथ मिलकर शायद अगर हाशिम आमला भी आ जाए जो उनकी बैटिंग में हो रहे हैं, तो बाबर आजम को एक बहुत अच्छा थिंक टैंक मिल रहा है जो एक नए चैलेंज के तौर पर उनको अब पाकिस्तान के लिए भी तैयार करेगा, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है और बहुत सारे चीज़ों को उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, बाबर आजम अभी बेशक तजर्बाकार होते जा रहे हैं, लेकिन अभी उनकी बहुत उम्र पड़ी है, और इस तरह की अगर उनको कोच मिलेंगे या डैरेन सैमी का तजर्बा होगा, या आपने कहा कि हाशिम आमला जो पहले भी आ चुके हैं, अगर वो आते हैं तो इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आई थिंक थोड़ा सा हमें डिफरेंट नज़र आएगी पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि बाबर आजम आपको पता है सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाए, कैलेंडर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन भी इन्हीं के हैं। अगर 2022 के देखते हैं, वनडे में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, एक और मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। जाते हैं जनाब, आपको वीडियो फिर से दिखाते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके की किट, और आई थिंक एक स्टैंडर्ड दोबारा पेशावर ज़ल्मी ने सेट किया है कि किस तरह चीज़ों को जो है वो फैंस तक पहुंचाना है। आप जाके इस वीडियो को फिर से एंजॉय करें। पाकिस्तान सुपर लीग और फ्रेंचाइजीज की बहुत सारी खबरें आने वाले दिनों में आपको पुराना रिप्ले मिलती रहेंगी। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।